जो टॉपिक दिया गया था सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, पुलिस एवं समाज की संयुक्त जिम्मेदारी। एक संकेतात्मक टॉपिक था, यह देखने के लिए कि कितने बच्चे स्वेच्छा से पार्टिसिपेट करते हैं। ओलंपिक गेम का नाम आप लोगों ने सुना है? ओलंपिक, हाथ खड़ा करके बताइए कि कौन कौन ओलंपिक गेम का नाम सुने हैं बच्चे। ओलंपिक एक गेम होता है, खेल होता है जिसमें बहुत सारे इवेंट होते हैं, बहुत सारे प्रकार के गेम होते हैं। विश्व स्तर का एक खेल प्रतियोगिता है ओलंपिक। कितने बच्चों ने नाम सुना है? हाथ खड़ा करें। और आप लोगों ने ओलंपिक का नाम ही नहीं सुना है। शाबाश। ये देखिए पीछे कुछ बच्चियां हाथ उठाई हैं जिन्होंने ओलंपिक का नाम सुना है। ये बहुत ही दुखद है कि आप इस उम्र में ओलंपिक का नाम न सुने हों, एशियन गेम का नाम न सुने हों, और देश स्तर पर जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनका नाम आपने न सुना हो, रणजी ट्रॉफी का नाम न सुना हो, तो आप बहुत अभी पीछे हैं। ये आपको अपने प्रति सचेत होने की आवश्यकता है कि आप दुनिया से बहुत पीछे चल रहे हैं। ओलंपिक गेम्स वो होते हैं जिसमें विश्व भर के जितने देश हैं, कुछ एक देशों को छोड़कर और कुछ एक खेल प्रतियोगिताओं को छोड़कर लगभग सारी खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। और आपने अपने सीमावर्ती देश चाइना का नाम सुना होगा, जापान का नाम सुना होगा। ये देश उसमें अधिक से अधिक गोल्ड मेडल लाते हैं। तो भारत इसीलिए कम गोल्ड मेडल ला रहा है कि इतनी बड़ी छात्र संख्या है आपकी, आपने ओलंपिक खेल का नाम ही नहीं सुना है, तो उस गेमों में जाने का कोई मतलब ही आपका नहीं है। हर एक चीज़ आपको स्कूल के ही भरोसे नहीं हो पाएगा। आप जिस समाज में, जिस दुनिया में, जिस परिवार में रह रही हैं, वहाँ से ही इस चीज़ की जानकारी हो जाती है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो ओलंपिक गेम का जो मोटो होता है, लक्ष्य होता है, जो उसका सूत्र वाक्य है, वो यही है कि खेलों में जीतना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना खेल में पार्टिसिपेट करना। ये सैकड़ों साल से हो रहा है ओलंपिक गेम, और अब तो कुछ एक सालों से भारत ने भी उसमें अपना स्थान कुछ बनाया है। कुछ गोल्ड मेडल आ रहे हैं, कुछ सिल्वर मेडल आ रहे हैं, कुछ ब्रॉन्ज मेडल आ रहे हैं। तो इस तरह की अगर आपकी हैबिट रहेगी, आपको किसी चीज़ की जानकारी ही नहीं रहेगी, तो फिर मेडल कहाँ से भारत का आएगा? फिर भारत का नाम कैसे विश्व स्तर पर लोग जानेंगे? तो ये बहुत दुखद बात है। हमारा कहने का सिर्फ मकसद है कि खेलों में मेडल जीतना, इनाम जीतना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसमें पार्टिसिपेट करना। जब हम पार्टिसिपेट करेंगे तभी जीतेंगे या हारेंगे, और कुछ नहीं करेंगे तो फिर उसका एक तजुर्बा आपके अंदर होगा, एक अनुभव आपके अंदर होगा, और उससे आप जीवन की सीख ले लेते हैं। खेल इसलिए कराया जाता है कि खेल से एक टीम भावना का विकास होता है। जब आप पढ़ाई का सफ़र ख़त्म करके चाहे नौकरी के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी जाएंगे, तो वहाँ पर आपको एक टीम भावना से काम करना पड़ता है। जैसे आपका स्कूल है, स्कूल प्रशासन में एक प्रबंधक है, एक प्रधानाचार्य है, दो लोग मिलकर पूरे टीचर स्टाफ को कैसे मैनेज करना है, बच्चों को कैसे मैनेज करना है, क्या क्या सुख सुविधाएं देनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, एक टीम भावना के रूप में ये लोग काम करते हैं। अगर आपके 10 टीचर्स हैं और सभी टीचर्स का अलग अलग मत हो तो स्कूल चल पाएगा? बताइए, चलेगा स्कूल? तो टीम भावना का विकास इसी से होता है, खेलों से टीम भावना का विकास होता है। दूसरा, खेल खेलने से सहनशीलता बढ़ती है। किसी खेल को खेलने के लिए आपको बहुत सारे मेहनत करने पड़ते हैं। उस मेहनत में कभी सफलता हाथ लगती है, कभी असफलता हाथ लगती है। तो जीवन में चढ़ाव उतार का एक
समस्या आपको महसूस होता है और उसको आप अपने मन, मस्तिष्क और शरीर से आप झेलते हैं उस समस्या को, तो आने वाले जीवन में अगर कोई कठिनाई आपके सामने आती है, आपके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, शारीरिक समस्या, बौद्धिक समस्या, तब आप उस पर सोचते हैं कि इससे बड़ी बड़ी समस्याएं हमने जीवन में देख रखी है, ये समस्या कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इसलिए खेल खिलाया जाता है। तो यह प्रतियोगिता जो आयोजित की गई थी, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, पुलिस एवं समाज की संयुक्त जिम्मेदारी। जैसा कि प्रबंधक महोदय और प्रधानाचार्य महोदय ने बताया कि इसमें कुल 48 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। तो ये बहुत ही दुखद है, जब भी आपको मौका मिले किसी मंच का, किसी प्रतियोगिता का, किसी परीक्षा का, आप अगर उसमें भाग ही नहीं लेंगे तो सफल और असफल होना तो अलग की बात है। भाग लेंगे तभी सफल होंगे, तभी असफल होंगे। तो आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। कम से कम इसमें आपको 300 से 400 बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए था। आपको 1 घंटा के अंदर 1000 शब्दों में दिया गया होगा, आप लिखने का कुछ प्रयास करते, 1 पेज लिखते, आधा पेज लिखते, जो भी लिखते, ठीक है। जिन 48 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उसमें से फर्स्ट, सेकेंड और चौथे नंबर पर कुल 4 बच्चों को चयन किया गया है। कुल 7 बच्चों का चयन किया गया है, जिसको प्रशस्ति पत्र देकर आपका हौसला बढ़ाने का काम किया जाएगा। बाकी जो 41 बच्चे बच जा रहे हैं आपके, जिनको प्रशस्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है, वो भी ये मान के चलें कि अगले बार जो कोई परीक्षा होगी, कोई डिबेट कंपटीशन होगा, तो आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करें, आप भी इन 7 बच्चों में आ सकते हैं। तो ये परीक्षाएं इसीलिए आयोजित कराई जाती है। जो टॉपिक था सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, पुलिस एवं समाज की संयुक्त जिम्मेदारी, इसमें आप लोगों ने बहुत बेहतर लिखा है। थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जो भी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, चाहे आप जो सामने सड़क देख रहे हैं, इस पर हाईवे का मतलब नेशनल हाईवे जो केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाती है, एक स्टेट हाईवे होता है जो राज्य सरकार द्वारा बनाई जाती है, और एक PWD की सड़क होती है जिसको लोक निर्माण विभाग बनाता है, उत्तर प्रदेश सरकार की शाखा है। तो ये रोडों पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए, उसको रोकने के लिए, कम करने के लिए कौन कौन रिस्पांसिबल है, यही आपका टॉपिक था। तो आपको दोनों पहलुओं पर विचार करना है कि सड़क पर अगर दुर्घटनाएं हो रही हैं तो उसके क्या कारण हैं और उसके रोकथाम के क्या उपाय हैं, और रोकथाम में किन लोगों की भूमिका हो सकती है। तो एक तो सबसे बड़ी भूमिका पुलिस की ही भूमिका है कि पुलिस ऐसे लोगों की गाड़ियों को जब्त करे, चालान करे, ऐसे ड्राइवरों को चालान करे जो नियम विरुद्ध वाहन चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। जैसे पुलिस को ये देखना चाहिए कि जो व्यक्ति बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहा हो, मोटरसाइकिल पर बैठा हो, या अपने पीछे सवारी जिसको मोटरसाइकिल पर बैठाया वो भी व्यक्ति हेलमेट नहीं पहना है, ऐसे लोग कहीं फिसल के भी गिरेंगे या कहीं ठोकर लग के गिरेंगे तो हेड इंजरी अगर हो जाता है तो व्यक्ति का बचना मुश्किल हो जाता है। हाथ पैर अगर टूटा है तो प्लास्टर हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा, जुड़ जाता है। हेड हमारा कंप्यूटर का CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU माइंड है हमारा, उसमें अगर डिस्टर्बेंस हुआ तो पूरा कंप्यूटर का डब्बा बेकार हो जाएगा। तो पहला तो पुलिस को देखना चाहिए कि मोटरसाइकिल जो चला रहे हैं वो हेलमेट पहने हुए हैं। दूसरा कि प्रॉपर जो चला रहा है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उसने इसका प्रशिक्षण लिया है, वो 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति है। तीसरा चीज़ वो कि वो नशे की हालत में नहीं है, ये तो पुलिस को चेक करना चाहिए। उसी प्रकार से कोई 4 पहिया गाड़ी चला रहा है तो 4 पहिया गाड़ी चलाने में क्या वो सीट बेल्ट लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। जो साइड से आप देखते होंगे ड्राइवर और उसके बगल के सीट वाला आदमी सीट बेल्ट लगाता है। अब तो कार में पीछे भी सीट बेल्ट है, उसको भी लगाना है, उससे अपनी सेफ्टी होती है। वो एयर बैग से जुड़ा रहता है सीट बेल्ट। यदि गाड़ी अचानक दुर्घटनाग्रस्त होती है, उसको ठोकर लगता है तो आपका शरीर आगे की तरफ
भागता है, क्योंकि आपका शरीर क्या है, गतिमान है। और एकाएक आपकी गाड़ी रुकती है, आपका शरीर उसी हिसाब से गतिमान है तो आगे की तरफ जाता है। सीट बेल्ट आपको रोकती है और उसके प्रेशर से फिर जो है एयर बैग गाड़ी का खुल जाता है और सीने पर, चेहरे पर वो आके आपका प्रोटेक्ट कर देता है और बड़ी दुर्घटना से हम बच सकते हैं। तो ये सब चीज़ें पुलिस को देखना है। फिर आम जनता की क्या जिम्मेदारी है? तो आम जनता की जिम्मेदारी ये है, जैसे आप घर से स्कूल तक आते हैं तो आपको देखना चाहिए कि हम जो सड़क के किनारे वाली पटरी है उस पर यात्रा करें। पैदल के लिए, साइकिल के लिए सड़क के बाएं पटरी का रास्ता बना रहता है, हमको सड़क के मध्य नहीं चलना है। दूसरा चीज़, अगर हम मोटरसाइकिल से आते हैं, कार से आते हैं, हमारे गार्जियन स्कूल छोड़ने लाते हैं तो हम उनको सचेत करें कि ये देहात क्षेत्र है, यहाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार आप मत चलाइए। गाड़ी पर कांटा लगा रहता है जो इंडिकेट करता है कि गाड़ी 1 घंटे में कितने किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। तो ये आपको टोकना है अपने गार्जियन को। स्वयं चलाते हैं तो स्वयं तो आपको भी 18 से नीचे चलाना ही नहीं चाहिए गाड़ी। अगला चीज़, आपके घर में कोई बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल लेकर निकलता है तो रोकिए उनको, कहिए पापा, भैया, चाचा, 500 रुपये का हेलमेट मिलता है, अभी पुलिस वाले 1000 का चालान काटेंगे। तो इससे बेहतर है आपके 500 का हेलमेट ले लीजिए और सिर पर लगा के निकलिए। दूसरा चीज़ देखिए, 4 पहिया वाहन अगर घर में है, घर से कोई निकलता है तो टोकिए उनको कि आप सीट बेल्ट यहीं से आदत डालिए। भले गांव में ही घूम रहे हैं आप गाड़ी लेके, आदत डाले रहेंगे तो हाईवे पर भी जाएंगे तो आप सीट बेल्ट लगाएंगे। कोई नशा करके गाड़ी चला रहा है घर में तो उनको रोकिए। चाहे जिस रिश्ते में आपके हों, पापा हों, चाचा हों, भाई हों, बताइए दारू पी के गाड़ी मत चलाइए। तो छोटी छोटी सावधानियों से हम किसी बड़ी घटना को होने से रोक सकते हैं। और इसमें से कुछ बच्चे अगर ये करेंगे तो इस कार्यक्रम का मिशन सफल होगा। इस कार्यक्रम इसीलिए केवल चलाया गया है कि किसकी मौत कहाँ लिखी है कोई नहीं जान रहा है। अगर थोड़ी सी हमारी सतर्कता से अगर हम बच जाते हैं, हमारे परिवार के लोग बच जाते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसी टॉपिक पर यह निबंध प्रतियोगिता कराई गई थी। तो आप बताएं, आप लोग कि ओलंपिक गेमों को कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करें। ओलंपिक गेम के बारे में कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करें। ये संकोच आपको क्यों हो रहा है? आपने नाम ही नहीं सुना है ओलंपिक का, या जानबूझकर आप लोग हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं? कोई बच्चा बताए, नाम ही नहीं सुना है आप लोगों ने? आप बताओ बेटा, ओलंपिक का नाम नहीं सुना। 10th के कितने बच्चे हैं? 10th के, 10वीं के? 10वीं छात्र लोग खड़े हो जाए। 10वीं के आप लोग बताओ, ओलंपिक का नाम सुने हो आप लोग? सुने हैं। 12वीं के कितने बच्चे हैं? आप लोगों ने भी नहीं सुना ओलंपिक का नाम। ओलंपिक में जूनियर बच्चे भी जाते हैं जो 18 साल से कम के रहते हैं, सीनियर बच्चे भी जाते हैं जो 18 साल से ऊपर के रहते हैं, विकलांग लोग भी जाते हैं जो विकलांग हो गए हैं, हाथ से, पैर से, शरीर के किसी भी हिस्से से विकलांग है, वो भी ओलंपिक में भाग लेते हैं। अभी आपने एक गाजियाबाद के डीएम साहब थे, LY सुहास नाम थे, यही नाम था ना? क्यों मिश्रा? डीएम साहब हैंडीक्राफ्ट थे, विकलांग, और उन्होंने IAS की परीक्षा भी पास की विकलांग होते हुए, डीएम भी बने, और ऐसे गेम्स में उन्होंने मेडल भी प्राप्त किया, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी करोड़ों रुपया इनाम दिया गया है। बाकी वहाँ की धनराशि अलग होगी। तो भाई आपको हर चीज़ आपको माइंड में रखना है। किसी बच्चे को गेम्स में जाना है, किसी को पढ़ाई में जाना है, किसी को बॉलीवुड में जाना है, पता नहीं किसका भविष्य क्या होगा, अभी कोई निश्चित नहीं है। अभी उम्र आपकी कम है, किसी का भविष्य कहीं भी हो सकता है। अभी तो 12 तक आपको हर चीज़ का नॉलेज आपके मन मस्तिष्क में होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है। एक्टिव रहिए थोड़ा सा, तभी पढ़ाई का मतलब है। पढ़ाई का मतलब केवल हाई स्कूल और इंटर का 90% 80% नंबर ला के मार्कशीट ला देने से कोई मतलब नहीं है। उससे कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है। अगर 90% ला देने से नौकरी मिल जाती, हर साल 3 लाख बच्चे 90% नंबर लाते हैं,
केवल सीबीएसई बोर्ड से, एबव 90%। और कुल आईआईटी में 3500 सीटें हैं, 3500, और 90% लाने वाले लड़के 3 लाख से ऊपर हैं प्रत्येक ईयर, और 3500 आईआईटी की सीट है। तो नंबरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर गेम कोई गेम नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा नंबर ला दिए। आपने अपनी समझ कितनी विकसित की है। मैथ इसलिए पढ़ाया जाता है कि आपकी समझ विकसित हो, आपके अंदर तर्कशीलता आए, किसी सब्जेक्ट पर, किसी बात पर, किसी विषय पर आपको विश्लेषण करने की क्षमता आए। नौकरी के लिए जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो आपके हाई स्कूल इंटर के सिलेबस से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे रिलेटेड टॉपिक पर विश्लेषणात्मक तर्क पर आधारित प्रश्न आते हैं, और वो आप न रट के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और न ही वहाँ पर मौके पर आपको इतना समय रहेगा कि आप उसको 1 घंटा में एक क्वेश्चन सॉल्व करें। 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। तो आपकी तर्क शक्ति कितनी बड़ी है, कितनी तेज़ी से कई क्वेश्चनों का समूह को एक क्वेश्चन में जोड़ा जाता है, ताकि आप पिछले जो भी 9 से 12 तक पढ़े हैं उसको रिकॉल करते हुए, सब फार्मूला यूज करते हुए 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर दें। तो अपनी समझ विकसित करिए। पढ़ाई का उद्देश्य सर्वांगीण विकास है, नंबर प्राप्त करना नहीं है। आपका अपना सर्वांगीण विकास नहीं करेंगे। सर्वांगीण विकास का मतलब आपकी अपनी पूरी पर्सनालिटी डेवलप करनी है। पर्सनालिटी डेवलप का मतलब आपको मस्तिष्क के साथ साथ शरीर को भी स्वस्थ रखना है, मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखना है, आसपास के माहौल को भी समझना है, समाज के माहौल को समझना है, देश के माहौल को समझना है, विश्व के माहौल को समझना है। तब आप सर्वाइव कर पाएंगे इस दुनिया में। तो आपसे उम्मीद है कि अगली बार जब भी अगर मुझे मौका मिलता है यहाँ आने का, और कोई भी कंपटीशन होता है किसी प्रकार का, तो आप बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें। और पार्टिसिपेट करेंगे, हारने जीतने का भय अपने मन से ख़त्म कर देना है कि मुझे सफल होंगे कि असफल होंगे। ये तो बात की बात है, कौन सफल होगा कौन असफल होगा। आज कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इसमें बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड पा गए वो अगली एग्ज़ाम होगा तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ही पाएंगे, वो पीछे चले जाएंगे, दूसरे बच्चे आ सकते हैं। कंपटीशन का दौर है, ठीक है। तो ज़्यादा समय आज आपका हम नहीं लेंगे, लेकिन ये मुझे बहुत बुरा लगा कि आज आप लोगों ने बिल्कुल किसी हमारे प्रश्नों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो आज अब पुरस्कार वितरण कार्यक्रम होगा। वो बच्चे आएंगे आगे जिनको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, और बच्चे उनके उत्साह के लिए ताली बजाएंगे। साथ ही तैयारी भी करेंगे कि अगली कोई भी एग्ज़ाम होता है, मंच पर आपको बुलाया जाता है, बेहिचक मंच पर आ जाइए। परीक्षा में बैठाया जाता है, बेहिचक परीक्षा में बैठिए। जब पार्टिसिपेट करेंगे तभी पास होंगे या फेल होंगे। जब पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो पास और फेल का कोई मतलब नहीं है। तो जीवन में सक्सेस होना है तो आपको अपना बेस्ट देने के साथ साथ उसमें पार्टिसिपेशन महत्वपूर्ण है। पार्टिसिपेट करिए, हौसला बढ़ा कर रखिए। ये मान के चलिए कि हर व्यक्ति हर चीज़ कर सकता है, हर व्यक्ति हर चीज़ कर सकता है। कोई चीज़ किसी व्यक्ति के लिए असंभव नहीं है। तो सर मैं आप चाहूँगा कि आप नहीं सामने आ जाए, यहीं से दे दिया जाए सामने से, ठीक है। तो अभी नाम पुकारा जाएगा आप लोगों को, तो एक एक बच्चा आप आएंगे और बाकी लोग ताली बजा के उनका उत्साहवर्धन करेंगे। नाम बता दे रहे हैं ना, टोटल नाम बता दे रहा हूँ आपको, नोट कर लीजिए। नाम बोल दें सर, बच्ची का नाम बोलें एक बार। स्थान पर आने वाले छात्रा का नाम है चांदनी निषाद और इन्होंने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। शाबाश, ताली बजाइए भाई। ठीक है बेटा, शाबाश।
ठीक बेटा चलो जिनका नाम लिया जाए मंच पे आ जाए तुरंत। किसी को बुला सकते हैं आप लोग। ठीक बेटा थैंक यू सर। और सारे बच्चों को बुला लीजिए प्रशस्ति पत्र लेके आ जाए ठीक है यही रुके रहो बेटा रुके रहो अभी सारे बच्चे आ जा रहे हैं इसके बाद मैं चाहूंगा जितने ठीक है